हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आप जैसे कि जानते हैं हम लोग DC2 पढ़ रहे थे। DC2 के हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुका है और आज हम लोग उसका 4th पार्ट करेंगे, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। DC2 के यूनिट ब्लॉक 1 के यूनिट 1 के पार्ट 4 को हम लोग करेंगे, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग का यूनिट 1 जो है, ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। मैल न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा कि जिन बच्चों को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, पोषक तत्व की जिनको कमी हो जाती है, खाना तो मिल रहा है पर बैलेंस तरीके से सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उन बच्चों में मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, तो मैल न्यूट्रिशन और उसके कारण इन्फेक्शन अगर होगा या किसी और तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है, उनके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मैल न्यूट्रिशन है यानी पोषक तत्वों की कमी है उनके बॉडी में, खाने से सारे पोषक तत्व जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, उनको जल्दी जल्दी बीमारियाँ पकड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि और इसका उल्टा भी होगा, अगर उनको बीमारियां पकड़ी, उनको इन्फेक्शन जल्दी होगा। जैसे उनको अगर मीजल्स हो गया, डायरिया हुआ या वूपिंग कफ हुआ, जो काली खांसी जो बोलते हैं, लगातार खांसी होता रहता है, वो सब के कारण जो है उन बच्चों को फिर मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, फिर से उनको पोषक तत्व की कमी हो जाती है उनके बॉडी में। ठीक है, यानी मैल न्यूट्रिशन के कारण इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने के कारण फिर से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साइकिल के जैसा है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन होने से अगर पोषक तत्वों की कमी है शरीर में, खाने एक ही तरह का मान लीजिए सिर्फ खाना खा रहे, सब चीज़ उसको बैलेंस अमाउंट में बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क उसका बढ़ जाता है और इन्फेक्शन के कारण फिर उसको फिर से मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, अब जो है ये जो है रिलेशनशिप जो है मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के बीच में, ये एक प्रक्रिया को दिखाता है, एक तरह के चीज़ को दिखाता है जिसे हम लोग कहते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है, सिनर्जिज्म क्या होता है, सिनर्जिज्म का मतलब क्या है? हम लोग ये जानते हैं कि मैल न्यूट्रिशन के कारण जो है नुकसान पहुंचता है, एक किसी भी प्राणी के हेल्थ पे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और उसके कारण उसे इन्फेक्शन होता है। पर किसी व्यक्ति में मान लो ये दोनों चीज़ सेम समय में हो रहा है, उसे मैल न्यूट्रिशन भी है, साथ ही उसे उसी वक्त इन्फेक्शन भी लगा हुआ है और पोषक तत्वों की कमी है, इसके कारण उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बॉडी में उसके हेल्थ को वो बहुत, उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है। अगर इनमें से एक एक हुआ होता तो उस समय कम बुरा असर होता है उसके स्वास्थ्य पे, पर जब दोनों एक साथ हो गया है, मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन दोनों एक साथ हो गया है, तब उसके स्वास्थ्य पे और भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह असर हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा हुआ है ऐसे केस में। ठीक है, तब जो है दोनों एक दूसरे का सिवियरिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के नुकसान करने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं। मैल न्यूट्रिशन जितना नुकसान अकेले कर सकता था, अभी इन्फेक्शन के साथ उससे ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह इन्फेक्शन अकेले नुकसान जितना कर सकता था, मैल न्यूट्रिशन के साथ उससे ज़्यादा ही नुकसान कर रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, एक बच्चा है जिसको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, यानी कि उसकी बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी की कमी है। ठीक है, प्रोटीन वाले खाद्यों की कमी है, जिस खाद्यों से उसे प्रोटीन मिलता है, एनर्जी की भी उसे कमी है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे उस वक्त डायरिया भी हो रहा है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो है PEM, वो एक तरह की बीमारी है जो कि बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी की कमी होने से हो जाते हैं। तो बच्चे ठीक से चल नहीं पाएंगे, पतले दुबले पूरे दिखेंगे, उनको ताकत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है और उसके कारण इन्फेक्शन भी होता है। ठीक है, अब और डायरिया क्या है कि लगातार बच्चा जो है दस्त हो रहा है, बच्चे को पानी वाला स्टूल वो पास कर रहा है। ठीक है, उसे दस्त हो रहा है तो उसे डायरिया कहते हैं। उस वक्त बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, बहुत कमज़ोरी लग सकती है, फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, बच्चा बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरिया के बारे में हम लोग और डिटेल में यूनिट 23 में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ब्लॉक 7 जब पढ़ेंगे तो जो हमारे देश के छोटे बच्चों में ये दोनों चीज़ बहुत कॉमन है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन
और डायरिया, ये दोनों छोटे बच्चों में, जो कि 6 साल तक के, जन्म से 6 साल तक के बच्चों में ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। और जब ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाते हैं बच्चों में, प्रोटीन एनर्जी malnutrition भी हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है, तब बहुत ही एग्जैजरेट हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के नुकसान को बहुत बढ़ा देते हैं और बेचारे बच्चे का ओवरऑल स्वास्थ्य पूरा बिगड़ जाता है, इतना सीवियर हो जाता है, इतना ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा समय तक ऐसा होता रहा, बहुत लंबे समय तक बच्चों को डायरिया भी हो रहा है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition भी है, तो ऐसा केस हो जाएगा कि इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि बच्चे की जान भी जा सकती है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक नहीं होता, मान लीजिए डायरिया तो हो रहा है पर अगर प्रोटीन एनर्जी malnutrition नहीं होता, या प्रोटीन एनर्जी malnutrition और डायरिया नहीं हो रहा होता, तब शायद बच्चे को ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ता। ठीक है, तो एक साथ अगर दोनों चीज़ हो रहा है, इन्फेक्शन और malnutrition के कारण, उसके कारण दोनों का सम्ड इफ़ेक्ट, दोनों को जोड़ के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ठीक है, अगर अकेला ये बीमारी होती, अकेले प्रोटीन एनर्जी malnutrition होता तो कम नुकसान होता, या अकेले डायरिया होता तो कम नुकसान होता, पर दोनों जब एक बार में हो गया तो उस समय ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे सिनर्जिज्म हम कहते हैं। ठीक है, तो जो ये इंटर रिलेशनशिप है malnutrition और इन्फेक्शन का, और उन दोनों को साथ मिला के जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके कारण जो है बच्चों में बीमारी का रेट बढ़ता है और जल्दी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर गरीब बच्चों में ज़्यादा होता है, गरीब लोगों में, क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो malnutrition और इन्फेक्शन का जो नुकसानदेह असर है शरीर पे, वो बहुत ही सीवियर होता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, जैसे कि चलिए हम लोग देखते हैं एक उदाहरण कि एक गांव का बच्चा है जो कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का, मतलब ऐसे सोसाइटी के ऐसे ग्रुप के हैं जिसके जो लोग अच्छा कमाते नहीं हैं, पैसे अच्छे जिनके पास नहीं है, हाँ, और वो जन्म से लेके बड़े होने तक उसका हालत देखते हैं। जन्म के समय बेचारा बच्चा, चूँकि माँ ने अच्छे से खाना भी ना खाया नहीं, माँ को खाना नहीं मिला, तो बच्चा बहुत कमज़ोर है, 2.5 kg से भी कम वज़न का हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं 2-2.5 kg से कम वज़न के होते हैं, 2-2.5 kg से ज़्यादा होते हैं, उनको लो बर्थ वेट बेबीज़ बोला जाता है। बोला जाता है कि ये कम वज़न वाले बच्चे जन्म हुए हैं। ठीक है, तो जो कम वज़न वाले बच्चे जन्म होते हैं उनको स्वास्थ्य का बहुत नुकसान आगे भी रहता है। ठीक है, लो उनका जो है हेल्थ इम्प्लिकेशन बहुत रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक गरीब गांव का बच्चा है जो किसका जन्म जब हुआ उसका वज़न बहुत कम था, 2.5 kg से कम था। ठीक है, और उसे अब जो है काफ़ी समय तक सिर्फ वो माता का ही दूध पी के रह रहा है। उसे जो है ज़्यादा समय तक वो माता का ही दूध पी के रह रहा है, जबकि 6 महीने के बाद उसे सप्लीमेंट्री खाना देना चाहिए था, अलग से दाल चावल अंडा वगैरह कुछ देना चाहिए था, फ्रूट जूस ये सब देना चाहिए, जो उसे नहीं मिल पा रहा है। तो जो उसको जो अलग से बाहर से खाना मिलना चाहिए था, वो मिलने में जो उससे देरी हुई है, तो उसके बॉडी में malnutrition आ गया है। ठीक है, तो जो है चूँकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, वातावरण गरीब है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं, लैक ऑफ हाइजीन है, सफाई नहीं है। ठीक है, आसपास का वातावरण बहुत ही अशुद्ध है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो बच्चे को हमेशा उसके ऊपर इन्फेक्शन आने का चांसेस है कि हमेशा उसको जो है किसी तरह का डायरिया इन्फेक्शन हो सकता है, या जो है सांस लेने के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सांस लेने में से प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह का श्वास का इन्फेक्शन और डायरिया इन्फेक्शन हमेशा वो उस खतरे में रह रहा है, साथ ही साथ उसे ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसका जो है ऐसे केस में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो है उसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसको अक्सर डायरिया हो जा रहा है, अक्सर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जा रहा है, और जब बच्चा बीमार होता है तो उस वक्त वो खाना नहीं खाना चाहता है, कम खाता है, तो उस समय उसका एपेटाइट कम हो जाता है, उसकी भूख ही कम हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण जो है उसके शरीर में डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
तो ये जो पोषक तत्वों की कमी हो गई और बार बार इन्फेक्शन जो हो रहा है ये चलता रहता है कंटिन्यूसली, और उसका जो हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर हो जाता है, बहुत ही लो स्वास्थ्य उसका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जिस बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिला, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर वो जीवित भी बच गया तो जब वो बड़ा होता है तो एक बड़े वयस्क रूप के मतलब एक बड़े मनुष्य के रूप में वो बड़ा तो हो जाएगा, वयस्क रूप में बड़ा हो जाएगा, पर उसके बॉडी में अभी भी मैल न्यूट्रिशन रहेगा और उसका स्वास्थ्य बहुत बुरा रहेगा। ठीक है, इस समय जो है अभी भी वह बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही ट्रैजिक सिनेरियो, बड़ा दुखदाई सीन है कि बचपन जन्म से लेके बड़े होने तक उसके शरीर में जो है इसकी कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य पोषक तत्वों की कमी है। ये ज़्यादातर हम लोग को ट्राइबल एरिया के बच्चों में दिखाई देता है ना, और जो गांव के बच्चे हैं या शहरी गरीब बच्चे हैं उनमें ये सब दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है। इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन, अगर पोषक तत्वों की कमी है तो उससे इन्फेक्शन पे क्या असर डालता है। ठीक है, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी होती है ना, ऐसे मतलब हमारे रक्त में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जब हम पे कोई बीमारी अटैक करते हैं तो वो उनसे लड़ते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों में ये लड़ने वाले जो सेल्स हैं वो अगर कम है, अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हुए जिनके रक्त में, तो उनका शरीर रोगों से लड़ पाएगा ही नहीं। एक नॉर्मल बच्चा जिसको अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसको बहुत कम रिस्क है कि उसका इन्फेक्शन होगा। वो अच्छी तरह से इन्फेक्शन से उसका शरीर लड़ सकता है अगर उसके ऊपर कुछ इन्फेक्शन आया भी तो। क्यों? क्योंकि उसका जो है बॉडी हेल्दी है, वो अच्छी तरह से खाना खा रहा है, जिसके कारण उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, रोगों से लड़ने वाले जो भी सेल्स हम बोलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स या जो भी रोगों से लड़ने वाले सेल्स हैं, वो सब अच्छी तरह से उसकी बॉडी में बने हुए हैं और वह रोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसे बच्चे को जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो जल्दी जल्दी रिकवर कर जाएगा। पर अगर बच्चा मालनरिश्ड है, उसे पहले से ही पोषक तत्वों की कमी है, और अगर उसे बहुत ही सीवियर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, ठीक है, या विटामिन ए की कमी है उसके शरीर में, तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में बनी ही नहीं। वो रोगों से लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं वो उसके शरीर में बने ही नहीं, बहुत ही कम बने हैं। इसके कारण जो है रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता भी कम गई है। अब कभी भी जो है उसको इन्फेक्शन का अटैक हो सकता है, वो बहुत खतरे में है। ठीक है, ये पहला था मैल न्यूट्रिशन का इफ़ेक्ट। दूसरा मैल न्यूट्रिशन का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? इफ़ेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक जो बच्चा जो अच्छे तरीके से खाना पीना जो जैसे मिल रहा है, तो देखिए हमारे शरीर में जो है स्किन है, हमारा जो चमड़ा है, साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन है। जैसे नाक के भीतर एक लाइनिंग है ना, जो बाहर की धूल मिट्टी को अंदर की तरफ जाने नहीं देता है, मुंह के भीतर भी है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे शरीर में। इसी तरह अलग अलग कोशिकाएं भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं, जो कि इन्फेक्शन को हमारे बॉडी के भीतर आने नहीं देता है। ये स्किन भी बाहर के इन्फेक्शन को रोकता है और बॉडी में आने नहीं देता है। ये सारी कोशिकाएं जो है इन्फेक्शन के लिए एक बैरियर का काम करती हैं, उनके लिए एक ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। पर अगर किसी बच्चे को मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, तो उसका ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, ये जो शरीर के ये सब चीज़ें हैं जो कि रोगों से लड़ती हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यूज़, ये बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं अगर उस बच्चे को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है। अब जितना म्यूकस निकलना चाहिए, वो लाइनिंग जो नाक के भीतर होती है, मुंह के भीतर जितना म्यूकस निकलना चाहिए ताकि वो बाहर के इन्फेक्शन को अंदर नहीं आने दे, वो कम हो जाता है, उतना म्यूकस नहीं बन पाता है। ठीक है, और उनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो परमिएबल रहता है, मतलब कि
उसमें से इन्फेक्शन पार होकर अंदर चला जाता है, जबकि वो छन्नी के जैसा काम करना चाहिए, वो इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देना चाहिए। जैसे मेरे नाक के भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो बाहर की धूल को वो रोकता है ना, पर जिसका अगर अच्छे से बन ही नहीं रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन तो वो उस छेद जैसा काम करेगा, उससे पार हो ही जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। और उसका स्किन भी उतना हेल्दी नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चे के लिए इन्फेक्शन का वातावरण और बन जाता है और उससे आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए जो एक माल नरिश्ड बच्चा है, जो कि अच्छे से खाना पीना जिसे पोषक तत्व नहीं मिले हैं, उसे बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है। रिसर्च ने ये बताया है कि हमारी जो अंतड़ियाँ होती हैं, हमारी जो ह्यूमन इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। एक हेल्दी आदमी है, एक आदमी है जिसका, एक मनुष्य है जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो भी उसके इंटेस्टाइन के भीतर ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जैसे, ठीक है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है तो ये सब जो सूक्ष्म जीव उसके इंटेस्टाइन्स में रह रहे हैं वो कुछ बीमारी नहीं बनने देंगे, ठीक है, वो कोई बीमारी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। पर जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को प्रोटीन, एनर्जी, मैलन्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है, तब ये जो सूक्ष्म जीव उसके इंटेस्टाइन्स में है वो ही डायरिया प्रोड्यूस कर देंगे और उसके कारण जो है उस मनुष्य में या उस बच्चे में और भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। वो जो भी खा रहा है वो उसे हजम नहीं होगा, वो भी डायरिया में निकल जाएगा, बेचारे को पूरी तरह से पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये जो साइकिल है कि मैलन्यूट्रिशन के कारण इन्फेक्शन होगा, फिर इन्फेक्शन के कारण मैलन्यूट्रिशन होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा था। पहला इफेक्ट मैलन्यूट्रिशन का क्या था कि रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन था। दूसरा है इफेक्ट ऑन इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ आसानी से जुड़ के नहीं रह पा रहा है। तीसरा है मैलन्यूट्रिशन एंड वर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है, मैलन्यूट्रिशन एंड वर्म इन्फेस्टेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि जब खाना हजम होता है तो जो खाना हम लोगों ने खाया है वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, हाजमे की जो नली है उसकी मदद से वो चला जाता है। हजमे की नली में जो मसल्स है साइड में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करके उस खाने को नीचे पेट तक ले जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से अगर हाजमे की नली के मसल्स काम करेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स अगर अच्छी तरीके से मूवमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो खाना अच्छी तरह से पार हो के नीचे जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब जिन लोगों में मैल न्यूट्रिशन है उनका ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मसल्स अच्छे से काम ही नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जैसे करना चाहिए वो नहीं करता है और बहुत ही स्लो काम करता है। इसके कारण जो है खाना उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो पूरा है, स्टमक से आगे भी जाएगा, इंटेस्टाइन वगैरह सब में बहुत धीरे धीरे खाना आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके कारण जो है क्या होता है कि देखिए कई बार खाने के साथ कीड़े वगैरह भी, कीटाणु भी हमारे शरीर में चल जाते हैं। कई बार लोग जो है हाथ धो के नहीं खाते या खाना अच्छी तरीके से नहीं बनाए तो कीटाणु भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो जब अगर डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, अच्छे से पूरे हाजमे की नली में धीरे धीरे आगे पार होते जा रहा है, तब इन जो कीटाणु या कीड़ों को समय नहीं मिलता है कि वो और भी अपने बच्चे जन्म कर दे कि मल्टीप्लाई होने का उन्हें समय नहीं होता है। पर जब खाना धीरे धीरे बहुत पार हो रहा है, डाइजेशन बहुत ही स्लो हो रहा है, तब इन कीटाणुओं को या कीड़ों को समय मिल जाता है कि वो और भी बच्चों को जन्म कर दे मनुष्य के शरीर के भीतर, ठीक है, अपने जैसे और भी बच्चों को जन्म कर दे मनुष्य के शरीर के नीचे। इसके कारण जो है कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं वैसे मनुष्य के शरीर में जिनमें कि मैल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उनका तो हाजमा भी बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है, और बीमारी और बढ़ सकती है। ये कीड़े कैसे हैं, राउंड वर्म वाले कीड़े हैं जिनके कारण आँख के ऊपर वाइट धब्बे दिखाई देते हैं ना, तो राउंड वर्म के कीड़े हैं। अब जब कीड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो और भी इन्फेक्शन होगा, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, माने आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब में इन्फेक्शन होगा
और इन्फेक्शन होगा तो डायरिया होगा तो फिर वो खाना नहीं खा पाएगा, तो उसको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। एक तो पोषक तत्वों की कमी के कारण कीड़े ज़्यादा बढ़ गए उसके शरीर में, क्योंकि उसका हाजमा बहुत धीरे धीरे हो रहा था, उसके कारण उसे इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया, फिर वो खाना ढंग से नहीं खा पा रहा है, फिर से पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह जो है मैल न्यूट्रिशन के कारण जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है इन्फेक्शन हो भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशनशिप एक साइकिल के जैसा है जो लगातार चलता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, इन्फेक्शन का जो है क्या असर हो रहा है, किस तरह का खाना बच्चा ले पा रहा है, उसके न्यूट्रिशन पे, उसके खाने पे किस तरह असर डाल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोगों ने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा कि किसी मनुष्य के स्वास्थ्य का कैसा हालात है, उसके स्वास्थ्य के हालात को कैसा है, और वो जो पोषक तत्व ले रहा है वो उसके शरीर में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं कि उसके हेल्थ का कंडीशन कैसा है और वो जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो उसके बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इस पूरे को न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं। अब इन्फेक्शन जो है वो किस तरह पोषक तत्व हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब होते हैं उन पे किस तरीके से असर डालता है इन्फेक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस पर इन्फेक्शन कैसे असर डालता है। ठीक है, रेड्यूस्ड फूड इनटेक। सबसे पहले जब किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे डायरिया है या श्वास का इन्फेक्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो माँ देखेंगी सबसे पहला बच्चा खाना कम कर देता है, वह कम खाना खाना चाहता है। कई बार उसे खाना अच्छा नहीं लगता या उसका शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता है, वॉमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा कम खाना खाने लगता है, इस तरह उसका एपेटाइट कम हो गया, खाना तो उसके शरीर में कम जाने ही लगा। और इसी तरह उस वक्त बच्चे को चूँकि इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, जिसके कारण जो है बच्चे की भूख और कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब बीमार होगा बच्चा तो उसकी भूख कम हो जाती है, उसको तो मैल न्यूट्रिशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कॉमन प्रैक्टिस हमारे कंट्री में क्या है कि जैसे हमारे कंट्री में लोग मानते हैं कि जब बच्चे को मान लो इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ बीमारी हो रही है तो उसे और भी कम खाना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर उसे डायरिया हो रहा है तो उसे सॉलिड खाना कम देते हैं, दूध उसका रोक देते हैं। इस तरह करने से बच्चे पे बहुत नुकसान होगा। ठीक है, बच्चे का खाना नहीं रोकना है, उसे खिलाते रहना है, क्योंकि अगर उसे अच्छा खाना मिलेगा तो उसका बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर करेगा उस डैमेज, इन्फेक्शन के डैमेज से। ठीक है, तो बच्चे को बीमार होने पे खाना रोकने से तो बच्चे की मृत्यु ही हो जाएगी, क्योंकि उसको तो आप अच्छा खाना दे ही नहीं रहे, उसका शरीर कैसे रिकवर करेगा इन्फेक्शन से। तो उसे खाना दीजिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप जिससे डायरिया ना हो इस तरह का खाना ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, तो जो है बच्चा जितना खाना ले रहा है अपने शरीर में, खाना खा रहा है, वो कमी जब हो जाए बच्चे की तब उसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बच्चा पहले से अंडर नॉरिश्ड है, पहले से उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, खाना उसको कम पहले से ही वो खा रहा था। अब जो इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण फिर से हम लोग उसको कम खाना दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अब जो है उसका खाने के पोषक तत्वों की कमी बहुत लंबे समय तक उसके शरीर में रह गई, जिसके कारण जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है, जिन लोग जो है पैसे कम कमाते हैं, वो लोग खाना अच्छे से नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चे को पहले से मैल न्यूट्रिशन होता है। फिर वो जब बीमार पड़ता है उस वक्त उसको और भी कम खाना देते हैं, या बच्चा खुद भी नहीं खाना चाहता है, तो उस समय जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पूरा लो हो जाता है, उसके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब क्या है कि जो मैल न्यूट्रिशन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, उसके कारण जो पोषक तत्व उसका शरीर एब्जॉर्ब कर रहा था, ले रहा था पोषक तत्व खाने से, उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग का शरीर जो है खाना खाते हैं हम लोग, तो इससे ये गारंटी नहीं होता है कि वो बॉडी सारे खाने को यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, जब जो है जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें से पोषक तत्व निकल के
प्रोटीन, विटामिन, आयरन, ये प्रोटीन, विटामिन, फैट्स सब निकल के जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, खून में जाते हैं, ठीक है, तब जाके वो हमारे बॉडी का सेल्स उसको यूज़ करता है, ठीक है, अपना बॉडी का सारा एक्टिविटी करने के लिए बॉडी का सेल उसको यूज़ करता है। यानी कि अच्छे से खाना अगर डाइजेस्ट होगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे पोषक तत्व, तो तब हमारा बॉडी उसे यूज़ कर पाता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि ब्लड स्ट्रीम में जा ही नहीं पा रहा है अच्छे से, हम उसके पोषक तत्वों का ब्लड ले ही नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे में जो है मान लीजिए उसके शरीर में वो मिनरल विटामिन्स को ले ही नहीं पा रहा है, ब्लड एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है, वो निकल जा रहा है शरीर से बाहर, ठीक है, खाने का विटामिन शरीर से बाहर निकल जा रहा है, तो उस बच्चे में वो विटामिन्स की बहुत ही कमी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादातर देखा गया है कि जब बच्चे को डायरिया, मीज़ल्स या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, सांस की बीमारियाँ होती हैं, तो वह जो है खाना तो कम खाता है, ये साथ ही जो खाना खा रहा है उसके पोषक तत्व उसके शरीर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं, शरीर में पोषक तत्व खून में जाके नहीं ही मिल पाते हैं, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। यानी हम लोग जितना भी खाना खा रहे हैं उसका सिर्फ 60-70% उस खाने का ही पोषक तत्व ही हमारा बॉडी ले पा रहा है, ठीक है, और बाकी जो है बॉडी नहीं ले पा रहा है। इसी तरह अगर बच्चे के शरीर में कीड़े ज़्यादा होंगे, जैसे कि राउंड वर्म वाले कीड़े ज़्यादा होंगे, उसके कारण उसे बीमारियां हो रही होंगी राउंड वर्म के कारण, तो उससे भी उसका शरीर पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, उसे कमज़ोरी आ जाएगी और उसका स्वास्थ्य का बहुत ही नुकसान होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं लॉस ऑफ प्रोटीन्स। ये लॉस ऑफ प्रोटीन्स हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कभी कभी इन्फेक्शन और फीवर में जो है कुछ न्यूट्रिएंट, खासकर प्रोटीन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी उसे लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है जब इन्फेक्शन और फीवर होता है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बॉडी को प्रोटीन मिले, पर प्रोटीन क्या हो रहा है, बॉडी निकाल दे रहा है बाहर, बॉडी से लूज़ हो जा रहा है, ठीक है। एक तरफ उसको प्रोटीन की ज़रूरत है और दूसरी तरफ प्रोटीन बॉडी से उसका निकल भी जा रहा है, ठीक है, फीवर और इन्फेक्शन के समय। तो उस समय जो है बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं, जिन्हें भी अच्छा खाना भी नहीं मिल पा रहा है, बैलेंस्ड खाना नहीं मिल पा रहा है, पहले से उनको ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है, अगर अभी उन पे इन्फेक्शन आ जाएगा तो वो पूरा डिज़ास्टर का काम करेगा, बहुत ही नुकसान करेगा। मेनली हम लोग 2 बचपन की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डायरिया और मीज़ल्स, वो किस तरह न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, उसके स्वास्थ्य के स्टेटस पे असर करता है। मीज़ल्स एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मीज़ल जो है एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण वो इन्फेक्शन होता है, उसके कारण बच्चे को फीवर आएगा, स्किन में रैशेज़ आएंगे, ठीक है, और उसका स्किन रेड कलर का दिखाई देगा, उसे खुजली होगी, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चे, और दाने दाने रेड निकल आएंगे, ज़्यादातर बच्चों को 1 साल की उम्र में होता है। मीज़ल्स में जो है बॉडी का ये जो पोषक तत्व लेने की क्षमता बॉडी की बहुत कम हो जाती है, खाने के पोषक तत्व को बॉडी ले ही नहीं पाता है, ठीक है। और मीज़ल्स अगर बहुत दिन रहा, बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल पाया, तो उसके कारण जो है बच्चे में अंधापन भी आ सकता है, ठीक है। क्यों बच्चे में अंधापन क्यों आ पाएगा? क्योंकि वो जो खाना खा रहा है, खाने में विटामिन ए भी होगा, पर उसका शरीर उस विटामिन ए को ले नहीं पा रहा है आसानी से, उसका बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उस पोषक तत्व को, तो उसको जो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो बच्चे में अंधापन भी हो सकता है, क्योंकि उसे ढंग का खाना मिल ही नहीं रहा है और बहुत कम खाना मिल रहा है। और भी क्या है कि जब मीज़ल्स हुआ है उसमें मान लो पेरेंट्स ने उसका खाना कम कर दिया कि नहीं खाना इतना मत खिलाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और साथ में बच्चा खुद भी नहीं खा रहा है। ज़्यादातर गांव में देखा गया कि बीमारी होने पे बच्चों को खाना ठीक से नहीं खिलाते हैं, तो उस समय और भी सिचुएशन ख़राब हो सकता है। मीज़ल्स होने से बच्चा पूरी तरह से कमज़ोर हो सकता है, बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी कि वो चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब जो है, अब सिर्फ वो मीज़ल्स के इफेक्ट के कारण ही उसके स्वास्थ्य पे नुकसान नहीं पहुंचा है, पर उसके बाद बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन उसके बॉडी में होगा जब मीज़ल्स उसमें
अटैक किया है उसके बाद के समय में, जब मीज़ल्स ठीक भी हो गया पर उसके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ जाएगा। मीज़ल्स में जो है शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को मीज़ल्स कम कर दिया है उस बच्चे में। अब बच्चे में आसानी से तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो डायरिया और सांस लेने की उसकी बहुत क्षमता कम हो जाएगी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास की बीमारी उसे बहुत हो जाएगी। ये सब का रिज़ल्ट यही होगा कि बहुत सीवियर होगा, उसको बहुत लंबे समय तक जो है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो उसका स्वास्थ्य का स्टेटस बहुत ही बिगड़ा रहेगा, बहुत ही लो रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायरिया और न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में। डायरिया क्या है, उस समय जो है पानी जैसा स्टूल बच्चा अक्सर पास करने लगता है, हर थोड़े देर में पानी जैसा स्टूल वो पास करता रहेगा। हाँ, ये ऐसा सिम्टम है डायरिया का। उसके साथ ही बच्चे को पेट में दर्द भी होगा, बहुत कमज़ोरी होगी, कभी कभी फीवर और वॉमिटिंग भी हो सकता है। और डायरिया बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में। ठीक है, और कोई बीमारी जो है उसको मुकाबले डायरिया होने से बच्चे का खाना बहुत कम हो जाता है। बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहता है। ठीक है, और अच्छे से वह खाता नहीं है। और माँ सोचती है कि चूँकि बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसका खाना कम करना देना चाहिए, उसे खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माँ को लगता है कि बच्चे का लूज़ मोशन और भी ज़्यादा होने लगेगा अगर मैं उसे खाना खिलाऊंगी। पर इसका नतीजा क्या होता है, बच्चे के शरीर में खाना कम जा रहा है, रेड्यूस्ड फूड इनटेक हो जा रहा है। उसके कारण बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, स्वास्थ्य का जो स्टेटस है, वो पूरा डैमेज हो जाता है। अब जो है उसका शरीर भी पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो खाना है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज़्यादा समय तक नहीं रह पा रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो खाना जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जल्दी हजम नहीं हो पा रहा है, बहुत देर तक रह रहा है खाना उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो उसके कारण जो है पोषक तत्व शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जब बच्चे को डायरिया है तो जितने भी पानी के तत्व हैं उसके शरीर से वो भी निकल जा रहे हैं, फ्लूइड्स की कमी हो जा रही है। फ्लूइड्स कम हो जा रहा है तो फ्लूइड्स के साथ जो ये होता है सोडियम पोटेशियम जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है सोडियम पोटेशियम, वो भी निकल जा रहा है। ठीक है, इसके कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, पानी की बहुत कमी हो सकती है, वो चल नहीं पाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो पाएगा। अब हम लोग अगर डायरिया और न्यूट्रिशनल स्टेटस की बातें करें तो न्यूट्रिशनल डायरिया जो है एक ऐसा सिम्टम है, ऐसा मतलब इस तरह का छोटा बीमारी है कि जब क्या होता है कि बहुत ही वाटरी स्टूल्स निकलने लगता है, लूज़ मोशन बच्चे को होने लगता है और लगातार होता रहता है, कुछ आवर्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद होता है। उसके साथ साथ बच्चे को एब्डोमिनल पेन होता है, उससे पेट में दर्द होता है, वीकनेस होता है, कमज़ोरी, और कभी कभी फीवर और वॉमिटिंग भी होता है। तो डायरिया बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में। ठीक है, और जो है डायरिया जब होता है तो बच्चे का एपेटाइट ऐसे ही कम हो जाता है, बच्चा खाना बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, और ऐसे केस में यूजुअली मम्मी लोग सोचती है कि नहीं, चूँकि बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसके खाना रेस्ट्रिक्ट कर दे उसे अच्छे से और खाना नहीं दे। ठीक है, क्योंकि उसको अगर हम खाना देंगे तो और भी लूज मोशंस होने लगेगा। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है कि वो अब खाना कम खा रहा है बच्चा, उसके कारण उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे असर पड़ता है, उसके स्वास्थ्य के स्टेटस पे असर पड़ता है। पहले ही जो है चूँकि उसका जो है डायरिया के कारण जो है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना काफ़ी देर तक रह रहा है। खाने से एब्जॉर्प्शन, खाने से पोषक तत्व तो बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे खाना पास हो रहा है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, उसे हजमे की नली से खाना बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। और डायरिया में उसके बॉडी से फ्लूइड्स भी निकल जा रहा है, जितना पानी है वो भी निकल जा रहा है, जो कि पानी जो निकल जा रहा है उसके बॉडी से, फ्लूइड्स निकल जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो मिनरल्स है, जो बहुत ज़रूरी है बॉडी के ठीक काम करने के लिए, वो सब भी निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सब भी जब निकल जा रहा है, उसको पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे, साथ ही वो खाना भी कम खा रहा है, जिससे कि पोषक तत्व अगर मिलते भी उसके हाजमे की नली में भी खाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिससे कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है पोषक तत्व, बहुत समय लग रहा है बॉडी को, और उसके बॉडी से फ्लूइड्स पे निकल रहा है। इलेक्ट्रोलाइट इसको कहते हैं, यही सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो भी निकल जा रहा है, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उसके शरीर में, और उसी के कारण हाई डेथ रेट होता है बच्चों में डायरिया के साथ। ठीक है,
जिन बच्चों को डायरिया हो रहा है उनको अगर हम लोगों ने खाना पीना ठीक से नहीं दिया, उनके ठीक समय पे इलाज नहीं कराया, तो बच्चे डायरिया से बहुत मर जाते हैं, दस्त से मर जाते हैं। खासकर जो है गांव का एरिया है या स्लम एरियाज है, बस्तियों का एरिया है शहरों में, वहाँ पे बच्चों को अक्सर बार बार फ्रीक्वेंट और रिपीटेड अटैक्स ऑफ डायरिया होता है। अक्सर उनको डायरिया होता रहता है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा नहीं है, जिसके कारण उनके वज़न में बहुत कमी आ जाती है, उनका वेट लॉस बहुत हो जाता है क्योंकि उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, और इस तरह उनका स्वास्थ्य का स्टेटस बहुत ही पुअर हो जाता है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य का स्टेटस बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में हमने पहले ऊपर ही पढ़ा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। तो अब ऐसे बच्चों का पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो जाता है। ठीक है, उनके स्वास्थ्य का स्टेटस कम हो जाता है। तो हमारा ये जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसको जो सम अप करेंगे, हाँ ठीक है, उसको टोटल को देखेंगे एक बार में, टोटल हमने क्या पढ़ा, समिंग अप करेंगे, तो खाना कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, खाना जो कि बॉडी को नॉरिश करे, है ना, बॉडी को पोषण दे। खाने का हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वो एनर्जी देता है, बॉडी बनाता है, बॉडी के सेल टिश्यूज़ को बनाता है, बॉडी को बीमारियों से बचाता है, और बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, मतलब कि बॉडी के फंक्शंस को वो अच्छे से चलाता है खाना, और एनर्जी भी देता है। और खाना क्या करता है, लोगों को एक साथ जोड़ता है, लोगों को एक साथ लाता है। त्योहार वगैरह में लोग एक साथ मिलकर खाते हैं, तो ये एक ऐसा जरिया भी है जिसके थ्रू हम अपने इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएँ। जब हम खुश होते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें बना के लोगों को खिलाते हैं तो हमारी खुशी जाहिर होती है। तो अपने इमोशन और अपने फीलिंग को जाहिर करने के लिए भी खाना एक ज़रिया होता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन है कि कौन सा खाना खाया जा रहा है, शरीर को दिया जा रहा है, और बॉडी उसे कैसे हैंडल कर रहा है, वो है पोषण। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में सिर्फ जो है शारीरिक पोषण को नहीं देखते हैं, उसमें सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखते हैं। ठीक है, कि वो हम लोग जिस तरीके से खाना पीना खा रहे हैं तो ये सब पे क्या असर पड़ रहा है। अब जो है हम लोग आगे बढ़े कि न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है दोनों लिंक्ड है। अच्छा हेल्थ जब तक अच्छा खाना नहीं मिले और सही अमाउंट में नहीं मिले तब तक अच्छा हेल्थ भी नहीं होगा। ठीक है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या था? स्वास्थ्य के स्टेटस की किस तरह से बॉडी को अच्छा खाना मिल रहा है और बॉडी उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है अपने भीतर, हाँ वही है न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का। तो जब तक कि हम लोग अच्छा खाना नहीं खाए, सही अमाउंट में नहीं खाए, तब तक कि हम लोग का गुड हेल्थ नहीं होगा। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के बारे में कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मेल न्यूट्रिशन है, पोषक तत्वों की कमी है खाने में, बच्चे को कम खाना मिल रहा है और पोषक तत्वों की कमी भी है, तो उसे कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में अब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है। ठीक है, और चूँकि उसके बॉडी में रोगों लड़ने की क्षमता कम हो गई है तो उसे इन्फेक्शन हो गया है। अब उसे इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण जो है इन्फेक्शन होने के बाद उससे वो बीमार है बच्चा, तो उससे भूख भी नहीं लग रही। जब भूख नहीं लग रही तो वो खाना भी कम खा रहा है, खाना कम खा रहा है तो उसको बॉडी में और भी पोषण कम हो रहा है। ठीक है, उसके डाइट को उसके पेरेंट्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं ये इतना ही खाएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अब उसका बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है खाने को जल्दी। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन जो है एक साइकिल के जैसा काम करता है। मेल न्यूट्रिशन है तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन है तो मेल न्यूट्रिशन भी होगा। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। खासकर इंडिया में तो ये बहुत ही एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब होता है कि मेल न्यूट्रिशन भी होगा और जो है इन्फेक्शन भी होगा, उस दोनों मिल के जब किसी के भीतर होंगे तो जो है बच्चे का हेल्थ पूरा डिवास्टेटिंग हो जाएगा, पूरी ही तरह से बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा DEC 2 का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 में काफ़ी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। अब जल्दी हम लोग यूनिट 2 में मिलेंगे, ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में मिलेंगे DEC 2 के। अब मेरे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही DEC 1, 2, 3 सबके वीडियोज़ आएंगे। साथ ही साथ हम लोग इग्नू के नए कोर्सेज़ के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, वो भी कंटिन्यू होगा। थैंक यू।